नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया है ख़बरनामे का। ख़बरनामा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं आज की सुर्खियाँ। अमेरिका के सदारती इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप ने हासिल की जीत। अपनी हर सांस अमेरिका को मजबूत करने में लगाने का किया ऐलान। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को दी जीत की मुबारकबाद। हिंद अमेरिका ताल्लुकात में मजीद बेहतरी की जाहिर की उम्मीद। जम्मू कश्मीर असेंबली में 370 बहाल करने की तहरीक हुई मंजूर। बीजेपी अरकान ने किया एहतजाज और हंगामा। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नागपुर में आइन की हिफाजत का किया ऐलान। आरएसएस और बीजेपी को बनाया निशाना। मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा नहीं रहीं। उन्होंने दिल्ली के एम्स में कल आखिरी सांस ली। उनकी मौत के बाद उन्हें आखिरी रसूम के लिए बिहार ले जाया गया। अमेरिका के सदारती इलेक्शन में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने बाजी मार ली है। उन्होंने अपने करीबी हरीफ डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस को शिकस्त देकर यह इलेक्शन जीत लिया है। जीत के बाद अपनी अहलिया मेलानिया ट्रंप के साथ वो स्पीच देने पहुंचे। Thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day, I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. अपनी विक्ट्री स्पीच में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह एक ऐसी जीत है जो हमारे यहाँ पहले कभी नहीं देखी गई है। मैं अमेरिकी लोगों का 47वें और इससे पहले 45वें सदर के तौर पर चुनकर इज्जत देने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए और आपके मुस्तकबिल के लिए लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मजबूत, महफूज और खुशहाल अमेरिका नहीं बना देता। उन्होंने कहा कि यह दौर हकीकत में अमेरिका का सुनहरा दौर होगा। A political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day, I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. And in addition to having won the battleground states of North Carolina, I love these places, Georgia, Pennsylvania, and Wisconsin, we are now winning in Michigan, Arizona, Nevada, and Alaska, which would result in us carrying at least 315 electoral votes, but it's much easier doing what the networks did or whoever called it, because there was no other path. There was no other path to victory. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सदारती इलेक्शन जीतने पर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को इस तारीखी जीत को मुबारकबाद।
जैसा कि आपने पिछली मुद्दत-ए-कार की कामयाबियों को आगे से बढ़ाया है, मैं हिंद अमेरिका को की वसी पैमाने पर साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे ताउन की तजदीद करने के लिए बेचैन हूँ। जम्मू कश्मीर की नौमुंतखब असेंबली ने अपनी पहले ही इजलास में रियासत में आर्टिकल 370 की बहाली की तहरीक मंजूर कर दी है। इस तहरीक के पास किए जाने के दौरान असेंबली में ज़बरदस्त हंगामा आराई देखी गई। बीजेपी के अरकान ने इस तहरीक की पुरजोर मुखालफत की, लेकिन तमाम हंगामे के बावजूद आखिरकार हाउस ने यह तहरीक पास कर दी। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने पीडीपी रुकन असेंबली की पेश करदा ये तहरीक मंजूर करने की मांग की थी और अपोजिशन के लीडर सुनील शर्मा ने इस पर एतराज़ किया था। इस दौरान इतना हंगामा हुआ कि हाउस में मार्शल को बुलाना पड़ा। नहीं, आप फिर इस पे पहले ये बोलेंगे। मैं ऑब्जेक्शन दायर करता हूँ। आज जो बिजनेस था लुक ऑफ थिंग्स रेजोल्यूशन कोई आपने बिजनेस पहले दिया नहीं, और जिस प्रकार से आपने आज यहाँ पे रेजोल्यूशन लाया है, इसको मेरा सारा विधायक दल इसको ऑब्जेक्ट करता है, रिजेक्ट करता है इस रेजोल्यूशन को। देखिए, जहां तक ताल्लुक है, जो रेजोल्यूशन हमने लाया है, ये कोई नई बात नहीं है। हमने क्या कहा है कि स्पेशल स्टेटस स्टेट हमारा जो छीना गया, जब 2019 में हमारा यहाँ से एक आदमी से लिखवा के आपने स्टेट भी तोड़ दिया, उसको यूटी बना दिया, और हमारा स्पेशल स्टेटस था उसको भी तोड़ दिया। ये स्पेशल स्टेटस आज का थोड़ा, ये महाराजा जी के टाइम का है। और क्यों था? जब महाराजा ने ये रियासत ली, उन्होंने खरीदी, उसमें हमारी जो रियासत थी गरीब थी, और जो हमारे पड़ोसी स्टेटें थी, जो राज्य थे, वहां पे लोग अमीर थे। और महाराजा साहब ने सोचा कि जब मेरे लोग गरीब हैं, अगर ये बाहर के जो अमीर स्टेटें हैं वो मेरे लोगों की जमीनें भी खरीद लेंगे, मेरे बच्चों का रोजगार भी ले लेंगे, तो इसलिए उन्होंने एक स्पेशल स्टेटस हमें दिया था। तो लिहाजा जो आज बीजेपी कर रही है, अगर आप सही मैंने इनके दिल का नार्को टच कराएं, ये भी दिल्ली से चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान इसमें जम्मू को हुआ है। जम्मू के लोगों को जितना नुकसान हुआ है, इतना कश्मीर में नहीं हुआ, क्योंकि वहां जमीनें भी बाहर के लोग ले रहे हैं, वहां आपका रोजगार भी बाहर के लोग ले रहे हैं, वहां जो आपकी माइनिंग है, दरिया खाली हो गए, बाहर के लोग लेके जा रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री की जमीनें बाहर के लोग लेके चले गए, आपकी जो यहाँ वाइन शॉप जो पॉलिसी चली है, हमारे लोगों की, अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के पास दुकानें होती थी, आज उनको दुकानें कैंसिल करके आज उन्होंने बाहर के लोगों को दे दिया। तो जम्मू कश्मीर के पास बचा क्या? तो इसलिए जम्मू कश्मीर हम आज अगर देखें, बीजेपी अगर दिल्ली में सरकार चला रही है, नीतीश कुमार जी को साथ क्यों लेके चल रहे हैं? उनको भी तो ये वादा किया है कि हम आपको स्पेशल स्टेटस देंगे। चंद्रबाबू नायडू को भी यही वादा है कि हम आपको स्पेशल स्टेटस देंगे। हिमाचल हमारा पड़ोसी राज्य है, उसको स्पेशल स्टेटस। तो इसलिए यहाँ भगवान राम जी का मतलब नहीं है। भगवान राम जी मेरे भी राम, उनके भी राम, आपके भी राम, सबके राम, भगवान एक है। तो अगर भगवान राम जी हैं, तो अगर ये भगवान राम जी का नाम लेके ही नारे लगाएं, तो मैं इनको कहूंगा कि भगवान राम जी क्या कहते थे, सबको, भगवान राम जी का जो राज्य था उसमें हर आदमी को हर सुख था, कोई जात बरादरी मजहब फिरका प्रस्ती नहीं थी। तो इसलिए कहूंगा, हम भी आज क्या कह रहे हैं, हम भी भगवान राम जी के रास्ते पे चलकर उनको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का जो हक है, वो स्टेट है, हमारा स्पेशल स्टेटस है, वो हमें मिलना चाहिए। हमने जो रेजोल्यूशन लाया है, इसमें हमारा सिर्फ है कि हमारी जमीनें महफूज रहना चाहिए, हमारे हमारा रोजगार है बच्चों का वो महफूज होने। ये हम नहीं कह रहे। आपको याद करिए, ऑनरेबल होम मिनिस्टर का जो बयान था पार्लियामेंट में, उन्हें कहा जम्मू कश्मीर की जमीनें और जम्मू कश्मीर का रोजगार हम बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे। उन्होंने कहा जब हालात ठीक होंगे हम जम्मू कश्मीर को दोबारा स्टेट देंगे। तो हमने कौन सा गलत, वही जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने कहा, हमने वही तो कहा, हम कोई और थोड़ा कह रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको साफ कहूंगा कि ये रेजोल्यूशन कहीं जम्मू कश्मीर को कोई अलग रास्ते बताओ। हम तो हिंदुस्तान के, उस रेजोल्यूशन में लिखा है, हिंदुस्तान को हम मजबूत करना चाहते हैं। हिंदुस्तान का आइन बहुत बड़ा आइन है, उसी के साथ सब चलते हैं। उस आइन के अंदर अपना हक मांगा है, डेमोक्रेटिक राइट मांगा है। इसलिए आप इसको इस नजरिए से देखें। बाकी अगर आप बीजेपी के लोगों का नार्को टेस्ट कराइए, देखिए इनके दिल में भी यही है कि सुरेंद्र चौधरी ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो किया है ठीक किया। और मैं अपने लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिनका इतना बड़ा विजन, और जो मैनिफेस्टो में हमारा था कि जो उमर साहब ने कहा था कि जब हम असेंबली में जाएंगे, क्योंकि ये लोगों की चुनी हुई सरकार है, हम नॉमिनेटेड नहीं है, हम अपॉइंटेड नहीं है, जैसे यहाँ 6 सालों में आते रहे, हम इलेक्टेड लोग हैं, हमें लोगों ने चुना हुआ है। और आज हमने जो किया है, चाहे वो जम्मू के लोग हैं चाहे वो कश्मीर के लोग हैं, उनके दिल की बात की है, जिसलिए उन्होंने हमें वोट डाला, उसकी बात की है।
जम्मू कश्मीर असेंबली में आर्टिकल 370 की बहाली की तजवीज़ को बीजेपी के लीडर कविंद्र गुप्ता ने लोगों के साथ गद्दारी करार दिया है। देखिए, ये लोगों के साथ गद्दारी है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ना तो इनका प्रेरोगेटिव है, ना इनको कर सकते हैं। दूसरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 का पुराना स्टेटस बहाल करके ये बताना चाहती है कि हम वाल्मीकियों के खिलाफ हैं, हम गोरखा समाज के खिलाफ हैं, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज के खिलाफ हैं और पहाड़ी और जो गुजर बकरवाल हैं उनके भी खिलाफ हैं। आखिर चाहती क्या है, ये लोगों के सामने देना होगा और कांग्रेस भी उसके समर्थन में बैठी है, उनको भी जवाब देना होगा। इनके इरादे ठीक नहीं हैं, ये फिर से वैसा माहौल जम्मू कश्मीर में बनाना चाहते हैं जिसको कि कभी इनके इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। अभी तो इन्होंने जो आज किया है वो अच्छा नहीं किया है और ना लोगों को ये पचने वाला है, ना लोग इसको सहन करेंगे। बीजेपी के लीडर रविंद्र रैना ने कहा है कि उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इस एजेंडे को कभी तस्लीम नहीं करेगी। जम्मू कश्मीर की नई सरकार कांग्रेस के सहयोग से यहां आतंकवाद और अलगाववाद की मानसिकता को दोबारा जन्म देने की कोशिश कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के सहायता से जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को, आतंकवादियों के एजेंडे को, अलगाववादियों के एजेंडे को वापस लाने की एक कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी कर रही है। जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया, जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों का हनन किया, जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर के अंदर दो झंडे लगाए, अलग से झंडा, उस धारा 370 की पैरोकारी करके नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने देश के साथ और संविधान के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है। एक बात साफ है कि धारा 370 अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है, जो कभी वापस लौट के नहीं आ सकता। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर असेंबली में आर्टिकल 370 की बहाली की तजवीज़ पास होने का खैर मकदम किया है। देखिए, हम ये कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए, और आज पीडीपी ने यह साबित किया कि नंबर मैटर नहीं करते हैं। अगर अपोजिशन के पास एक आदमी हो, दो हो, तीन हो, तो वो अगर उनकी नीयत साफ हो, उनके पास अपना एक क्लियर कट एजेंडा हो, उनका इंटेंशन बिल्कुल ईमानदार हो, तो वो एक मेजॉरिटी वाली जमात को, सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, जो उनकी कमिटमेंट है सरकार की, कि उसको पूरा करना है। तो मुझे लगता है कि जो वहीद पर्रा ने इनिशिएट किया, और जिस वक्त उसको उमर साहब ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, कैमरा के लिए हो रहा है, तो आज मुझे लगता है ये पीडीपी की ही मेहनत का और उनका जो उन्होंने उस वक्त ये मसला उठाया, उसका नतीजा है कि आज जो वजीर आला ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, कैमरा के लिए किया जाता है, हाफ हार्टेडली, आई विल से हाफ हार्टेडली, दिल बर्जास्ता होकर उन्होंने क्योंकि जो रेजोल्यूशन लाया है, अनफॉर्चुनेटली उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि हम मुखालिफत करते हैं 2019 में जो फैसला हुआ है, न ये कहा गया है कि 370 को रेस्टोर करो, बल्कि ये कहा है कि हमारा कंसर्न है, इस पे डायलॉग होना चाहिए। किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ डायलॉग होना चाहिए। किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? जिन्होंने आज भी इसकी मुखालफत की, उनके साथ डायलॉग होना चाहिए। तो मैं समझती हूं कि जो पीडीपी का रेजोल्यूशन था वो बेहतर था। ये जो आज सरकार की तरफ से रेजोल्यूशन आया है, इसकी लैंग्वेज बेहतर हो सकती थी कि इसमें ये कहा जा सकता था, जैसे पीडीपी रेजोल्यूशन में था, कि जो 2019 में फैसला किया गया हम उसकी मुखालफत करते हैं, उसको कंडेम करते हैं, और साथ ही में ये कहा जाता कि ये जो हाउस है ये रिजॉल्व करता है कि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस 370-35A को
रेस्टोर किया जाना चाहिए ओरिजिनल पोजीशन में, बजाय ये कहने के कि हमें फिक्र हो रही है, हमें कंसर्न है। एक डायलॉग होना चाहिए और उसके बाद मुल्क की जो यकजहती को, उसको, इसमें मुल्क की यकजहती और इसमें क्या, आपस में क्या कनेक्शन है? तो मुल्क तो डाइवर्सिटी के लिए ये मुल्क माना जाता है और इसी डाइवर्सिटी को देखिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने 1947 में हाथ मिलाया था कि ये मुल्क एक डाइवर्स है, इसमें यूनिटी, डाइवर्सिटी में यूनिटी है। तो मैं कहती हूँ चलिए देर आए दुरुस्त आए, अच्छा किया और हम लोगों ने भी इसको सपोर्ट किया, पर शायद हम आपस में डिस्कस करके हो सकता है इस रेजोल्यूशंस में कुछ हम अमेंडमेंट्स लाएं, जैसे कि जो वर्ड है जिसमें अपोज नहीं किया गया है, उस फैसले को कंडेम नहीं किया गया, अपोज नहीं किया गया, मे बी वी मे ब्रिंग दैट अमेंडमेंट। और साथ ही बजाय इसके कि कंसर्न है हमारा, हम ये कहें कि वी रिजॉल्व दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्टोर्स द स्पेशल स्टेटस 370-35A, तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते लोगों को धोखा दिया जाए, हम चाहते हैं लोगों के साथ ईमानदारी हो। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, सरकार ने अब एक कदम ले लिया तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छी बात है, हम उसको वेलकम करते हैं। मगर मैं समझती हूँ पीडीपी का काम है दूसरा स्टेप लेना, जो इस रेजोल्यूशन में कमियां हैं, खामियां हैं, उनको दूर करने के लिए इसमें अमेंडमेंट्स। भाषा का आदर होना चाहिए। महाराष्ट्र के नागपुर संविधान सम्मान सम्मेलन में बोलते हुए लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस के एमपी राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी को खूब निशाने पर लगाया। उन्होंने कहा कि ये लोग आइन पर सीधा हमला करेंगे तो लोग इन्हें फौरन सबक सिखा देंगे, इसलिए ये लोग छिपकर आइन पर हमला करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आइन से ही तमाम इदारे बने हैं, अगर आइन नहीं रहा तो कोई इदारा भी बाकी नहीं रहेगा। भाषा का आदर होना चाहिए। तो जब आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इस पर आक्रमण करते हैं तो सिर्फ इस किताब पर नहीं कर रहे हैं आक्रमण, वो हिंदुस्तान की आवाज पर आक्रमण कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, सरकार के अलग अलग संस्थाएं बनती हैं, इलेक्शन कमीशन बनता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, ये नहीं होता, तो इलेक्शन कमीशन नहीं होता। राजाओं महाराजाओं के पास इलेक्शन कमीशन नहीं होता था। तो इससे हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम, आईआईटी, आईआईएम, प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम, ये सब निकलता है। पब्लिक अस्पताल यहां से आते हैं, इसको आप मिटा दीजिए, आपको एक पब्लिक अस्पताल नहीं मिलेगा, एक पब्लिक स्कूल नहीं मिलेगा, एक पब्लिक कॉलेज नहीं मिलेगा, सब गायब हो जाएगा। और आरएसएस एक के बाद एक, आरएसएस इस पे सीधा आक्रमण नहीं कर सकती है, डरते हैं। अगर सामने से इसके साथ लड़ गए वो 5 मिनट में हार जाएंगे। सामने से नहीं आ सकते, वो जानते हैं कि जिस दिन वो सामने से आ गए उसी दिन कहानी खत्म हो जाएगी। तो छुप के आते हैं, अलग अलग शब्दों के पीछे छुप के आते हैं। विकास, प्रगति, इकोनॉमी, अलग अलग शब्दों के पीछे छुप के आते हैं, मगर लक्ष्य पीछे से। भाषा का आदर होना चाहिए। राहुल गांधी ने नागपुर में संविधान सम्मान सम्मेलन
क्यों किया, इस पर कांग्रेस के लीडर भूपेश बघेल ने रोशनी डाली है। उन्होंने बताया है कि ये वो धरती है जहां के लोगों के हाथों आइन तश्कील पाया है। महात्मा गांधी ने यहीं से आजादी की लड़ाई को परवान चढ़ाया था। ये वो धरती है जहां से समानता, समता और संविधान ये यहीं के लोगों के द्वारा ही निर्मित हुआ है। यहाँ के जितने समाज सुधारक हैं उन्होंने समता मूलक समाज की बात कही, चाहे ज्योतिबा फुले करो, चाहे तुकडोजी महाराज की बात करो, चाहे कोई भी संत महात्मा की बात करो। महात्मा गांधी यहीं से आजादी की लड़ाई को परवान चढ़ाया और यहीं बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ से निकल के संविधान निर्माता बने। तो यहाँ संविधान की बात को लोग दिल से लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने संविधान बदलने की बात की, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। केरल का वायनाड लोकसभा ज़िमनी इंतखाब के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने अपने इंतखाबी जलसे में कहा है कि आज हमारे मुल्क में एक बड़ी नेगेटिव फोर्स फैलती नजर आ रही है, हमें इसे रोकना है। is positivity. What we need most is progress. What we need most, we need desperately, is leaders and representatives who work for us, who try their best to resolve our problems and to give us a better future. Look at the immense potential of this land. Natural resources, probably more beautiful than any other place in the world. This could be a tourist center to match any other in the world. With the right kind of politics that seeks to build a future for you, the right kind of boost to tourism, boost to infrastructure to increase the connectivity over here, eco-tourism, spiritual tourism, and of course, tourism that respects and honors your natural heritage could do so much in providing employment and a better future for you. You have the good fortune of having the kind of soil and water that produces the most beautiful crops all across the Lok Sabha. All the beautiful spices, cinnamon, nutmeg, pepper, over here, rubber, coconut, areca nut, coffee, tea. Isana bipatiya मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा नहीं रहीं। उन्होंने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। उनकी मौत के बाद उन्हें आखिरी रसूम के लिए बिहार ले जाया गया है। बिहार सरकार ने शारदा सिन्हा की आखिरी रसूम सरकारी एजाज के साथ अदा करने का ऐलान किया है। उन्हें आखिरी रसूम के लिए उसी शमशान घाट ले जाया जाएगा जहां उनके शौहर की आखिरी रसूम अदा की गई थी। उनके बेटे ने बताया है कि सुबह 8 बजे यानी जुमरात की सुबह 8 बजे उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। शारदा सिन्हा की मौत पर उनके बेटे अंशुमान सिन्हा ने अपने जज्बात का इजहार इस तरह किया। बहुत शॉकिंग है हम परिवारों के लिए, तो परिजनों के लिए तो जो झटका लगता है वो लगता ही है, पर माँ सबकी थी, सबके बहुत करीब थी और ये गुण था उनके व्यक्तित्व का कि उनकी गायकी भी ऐसी थी कि सब अपना लेते थे। तो ये झटका सबको लगा है और ये दुख जितना मुझे हो रहा है मैं बहुत श्योर हूँ ये सबको उतना ही दुख हो रहा होगा, क्योंकि उनमें जो मातृत्व था वो मातृत्व उनकी गायकी से लेकर उनके व्यक्तित्व तक एक जैसा झलकता था और वैसे ही लोगों ने भी उनको आत्मसात किया है। तो ये दुख का पल है और छठ के ही समय पे ऐसा हो जाना ये एक कॉस्मिक कॉन्स्पिरेसी है, क्या कहा जाए। पर अब लोग उनके लिए प्रार्थना करें, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें, उनके किए हुए कृत्य को याद करें, उसके अच्छे जो गुण थे उसको अपनाने की कोशिश करें। यही संदेश है सबके लिए। अधूरा तो लगेगा, ये अभिन्न अंग थे दोनों एक दूसरे के। उन्होंने जब 1978 में छठ के गीत गाए थे तब से लेकर अभी 2024 तक निरंतरता बनी रही है छठ के गीतों की।
तो जाहिर है कि लोग भी उसे उसी तरह से आत्मसात कर लिए थे। तो ठीक है, सूना तो जरूर कर गई, लेकिन जाते जाते अंतिम उपहार भी 2024 में दे गई हैं। तो मुझे लगता है कि वो पूरे ब्रह्मांड में जहां भी रहेंगी, हर छठ पर वो वैसे ही वायुमंडल में मौजूद रहेंगी, अपने सब छठ व्रतियों के साथ रहेंगी। लोक गायिका शारदा सिन्हा की मौत पर कई अहम शख्सियात ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। शारदा सिन्हा जी का देहांत हो गया, ठीक छठ के अवसर पर ही हो गया। शारदा सिन्हा बहुत बड़ी संगीत छठ के मामले में वो करती थी, हर परिवार उनको सुनता था, आदत करता था। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, सूर्य भगवान से, कि शारदा सिन्हा की आत्मा को शांति प्रदान करे और जितने भी उनके श्रोता लोग हैं उनको शांति मिले। बिहार के लिए बड़ी क्षति है सर, बहुत बड़ी क्षति है। लोकगीत के स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी का निधन मर्मांतक, पीड़ाजनक और ये कैसा संयोग है जिन्होंने छठी मैया के गीत को देश और दुनिया में घर घर तक पहुंचाया। नहाए खाए के दिन ही उन जीवन में अपना अंतिम श्वास लेती हैं। यह निश्चित रूप से कैसा परिघटना है जो आम लोगों को, आने वाली पीढ़ी को स्मरण दिलाता रहेगा, जिन्होंने छठी मैया के गीत को घर घर पहुंचाया। नहाए खाए के दिन ही उनकी जीवन लीला समाप्त हुई। यह निश्चित रूप से आम आने वाली पीढ़ी इसको एक यादगार पल बनाकर रखेगी। गुजरात के आणंद में बुलेट के लिए बनाया गया एक पुल अचानक जमीनबोस हो गया। इसमें कई लोगों के दबने का अंदेशा जाहिर किया गया था। बचाव और राहत कार्य के लिए कई टीमें मौके पर पहुंच गई। आणंद फायर ऑफिसर धर्मेश गौर ने इस बारे में मीडिया को आगाह किया। हमारे पास फायर ब्रिगेड में कॉल आया था कि भाई राजूपुरा के पास बुलेट ट्रेन का जो काम चल रहा है, वहां से ब्रिज टूटा हुआ है, इसमें 3-4 आदमी दबा हुआ है। तो हमारी फायर ब्रिगेड टीम तात्कालिक दौरान यहाँ से, अभी दूसरे आदमी की भी जरूरत पड़ी तो फायर ब्रिगेड से दूसरी टीम आ गई यहाँ पर। और यहाँ पर आकर 5 के 15 आश्रय हमारे को कॉल मिला था। यहाँ आकर हमने जो मलबा जो क्रेन द्वारा हटाना था हटाया, और हटाने से 2 आदमी तो हॉस्पिटल भेज दिया है और 2 आदमी यहाँ से डेड बॉडी अभी तक निकली है। लेकिन कुछ भी यहाँ कंपनी के आदमी को हमने बोला है कि ये जो मलबा और पड़ा हुआ है तो देख लेना कि नीचे आदमी है कि नहीं। बाकी उनके बताने से वही बोलता था कि 4 आदमी थे, हमारे 2 आदमी 2 नीचे, हमने 4 आदमी तो अभी निकाल दिया है। सर कुल कितने लोगों की मौत हुई है और कितने लोग इंजर्ड है अभी? 4 में से 3 लोग तो डेड हो गई, ऐसा मेरे को मालूम हो रहा है। 2 तो हमने बॉडी की निकाली है, लेकिन 2 हॉस्पिटल में भेजा था, इसमें से 1 आदमी को भी डेड हो गई है। अमेरिका के सदारती इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप ने हासिल की जीत। अपनी हर सांस अमेरिका को मजबूत करने में लगाने का किया ऐलान। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को दी जीत की मुबारकबाद। हिंद अमेरिका ताल्लुकात में मजीद बेहतरी की जाहिर की उम्मीद। जम्मू कश्मीर असेंबली में 370 बहाल करने की तहरीक हुई मंजूर। बीजेपी अरकान ने किया एहतजाज और हंगामा। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नागपुर में आइन की हिफाजत का किया ऐलान। आरएसएस और बीजेपी को बनाया निशाना। मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा नहीं रहीं। उन्होंने दिल्ली के एम्स में कल आखिरी सांस ली। उनकी मौत के बाद उन्हें आखिरी रसूम के लिए बिहार ले जाया गया। तो आज के खबरनामे बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी सहारा।